हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीके सुपर 30 के यूट्यूब चैनल में। मैं रानी करार। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में व्यंजनों के वर्गीकरण पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था। अब हम व्यंजनों के वर्गीकरण पार्ट 2 के बारे में आज पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमारे व्यंजनों का जो वर्गीकरण था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और शब्दों के बारे में या और वर्णों के बारे में जानेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। सामान्य रूप में व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? 6 भागों में किया गया था। फिर उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हमने 8 भागों में किया था, जैसे कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंते और अन्य प्रकार के 8 भाग हमने किए थे। और फिर प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हमने 2 भागों में किया था, जो कौन कौन से थे? अल्प प्राण और महाप्राण। यानी ऐसे प्राणवायु जिनमें कम वायु का निकलना होता है या जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु मुख से निकलती है या अधिक वायु मुख से निकलती है, वो होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, जो हमने प्राणत्व के आधार पर पढ़े थे। अब हम चौथा जो वर्गीकरण पढ़ेंगे हम व्यंजनों का, वो है घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इनका कितने भागों में किया है? 2 भागों में भी इनको बांटा गया है। जिस प्रकार से प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 भागों में किया था, उसी प्रकार घोषत्व के आधार पर या घोष जैसे हम कहें उसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण भी 2 भागों में किया गया है। अब दोस्तों, घोषत्व क्या होता है? इससे आपको क्वेश्चन बनेगा जैसे कि जो हमारी स्वर तंत्रियाँ होती हैं, यानी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों से कंपन होता है किसी प्रकार का या कंपन नहीं होता है स्वर तंत्रियों में, तो वो होते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से किया गया है। तो आइए देखते हैं हम। घोषत्व के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं, घोषत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो पहला है हमारा अघोष। पहले होते हैं हमारे अघोष वर्ण, दूसरा होता है हमारा सघोष वर्ण। तो अघोष किसे कहेंगे और सघोष किसे कहेंगे? तो अघोष वो वर्ण होते हैं जिनमें हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, यानी जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंपन नहीं होता है, तो वो होते हैं हमारे अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण को हम किस प्रकार से समझेंगे? जैसे हमने पिछली वीडियो में प्राणत्व के आधार पर महाप्राण और अल्प प्राण को समझा था, जो कि हमने वर्गों के आधार पे उन्हें समझा था। जो हमारे अल्प प्राण और महाप्राण थे, आप इस प्रकार से समझिए, प्राणत्व के आधार पर हमने किस प्रकार इन्हें वर्गीकृत किया था। इस प्रकार से हमने उन्हें बांटा था 2 भागों में। तो ये था अल्प प्राण और ये था महाप्राण, 2 भागों में बांटा था। यानी जिनमें कम वायु का निकलना हो और जिनमें अधिक वायु का निकलना हो, वो महाप्राण होते हैं। तो ये हुआ था हमारा हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो था वो अल्प प्राण था, और हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण था वो महाप्राण था। ऐसा ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यानी जो वर्ग हैं हमारे, ये सारे जो वर्ग हैं हमारे यहाँ तक, यानी ये प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, इन वर्गों के आधार पर इनको हमने बांटा था। पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण। इसी प्रकार ये जो कुछ वर्ण लिखे हैं, यानी 4 ये अंतस्थ, 4 ये ऊष्म, तो इनको किस प्रकार से इनमें बांटा था? पहला, तीसरा, 5वां, तो उसमें हमने लिया था पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। ठीक है। दूसरा और चौथा महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा वर्ण। यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण और हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण। इस प्रकार मैंने आपको बताया था। तो जो या, रा, ला, वा होते हैं, इन्हें हम किस कैटेगरी में डालते हैं, मतलब किसके अंदर डालते हैं इन दोनों में? तो या, रा, ला और वा, ये जो 4 वर्ण होते हैं ये हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यदि इनसे क्वेश्चन बनता है कि या कौन सा वर्ण है, तो वो अल्प प्राण है, रा कौन सा वर्ण है, वो भी अल्प प्राण है। इसी प्रकार ये जो चारों वर्ण होते हैं, या, रा, ला, वा, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और जो महाप्राण हमारे होते हैं, महाप्राण पहले तो दूसरा और चौथा
हर वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण होता है। और जो सा तीनों सा और हा जो होते हैं वो क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ये तीनों सा और हा को याद रखना है कि ये हमेशा महाप्राण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है या निम्न में से कौन सा महाप्राण है, तो आपको टिक करना पड़ेगा। ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार आप समझिए आज हम घोषत्व के आधार पर इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं, जिनमें स्वर तंत्रियों में किसी भी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता है, वो होते हैं हमारे अघोष वर्ण। तो हर वर्ग का कौन सा वर्ण होता है अघोष, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो होता है हमारा अघोष वर्ण। ठीक है, तो हर वर्ग का पहला दूसरा कौन सा, यानी ये पहला है और ये दूसरा है। तो ये पहला से अर्थ है कि हर वर्ग का पहला और हर वर्ग का दूसरा, तो ये कौन सा होगा, अघोष वर्ण। कौन सा होगा हमारा, अघोष वर्ण होंगे। इनमें से कोई भी वर्ण आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि का हो या खा हो, ये सारे क्या होंगे, हमारे अघोष के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ बताया है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। उसी प्रकार सघोष कौन से वर्ण होते हैं, सघोष होते हैं, अब बचे हुए कौन से हैं, पहला दूसरा के बाद तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, हमारा सघोष होता है। सघोष को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम घोष कहते हैं। घोष आए या फिर सघोष आए, एक ही बात होगी कि घोष को निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है या निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो एक ही बात है। ठीक है, अघोष और सघोष या फिर अघोष या घोष वर्ण, तो पहला दूसरा अघोष में आएगा और तीसरा चौथा पांचवा किस में आएगा, सघोष के अंतर्गत आएगा। अब इस प्रकार से इनको हमने अल्प प्राण और महाप्राण में बांटा हुआ है, उसी प्रकार हम इनको अघोष और सघोष के अंतर्गत भी वर्गीकृत करेंगे। जैसे कि ये जो तीनों सा होते हैं, जो महाप्राण हैं, इसमें ये जो तीनों सा हैं, सा और सा, ये किस में आएंगे, ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। तीनों सा किसके अंतर्गत आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। और ये या रा ला वा और ये जो हमारा हा था, ये पांचों किस में आएंगे, सघोष के अंतर्गत आएंगे। किस में आएंगे, ये सघोष के अंतर्गत आएंगे, ये पांचों वर्ण। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि कौन सा वर्ण अघोष है और कौन सा वर्ण सघोष है। इन सभी में, इन चारों में ही कंफ्यूजन अधिकतर होता है। तो आपको इन सबको इजीली याद रखने के लिए आपको ये वर्णमाला यहाँ से लेके यहाँ तक याद रखनी ही पड़ेगी। कहाँ से कहाँ तक, का से लेके हा तक आपको याद रखनी पड़ेगी। मेनली ये जो चार और ये जो ऊष्म वर्ण जो होते हैं और अंतस्थ जो होते हैं, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि एक बार हम इनको तो याद कर ही लेते हैं कि हर वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, या फिर हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा या दूसरा चौथा, इस प्रकार हम इन्हें याद रख लेते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ हो जाता है कि या रा लावा को किसके अंदर रखें और सा को किसके अंतर्गत रखें। तो आपको बहुत अच्छे से आसान तरीके से समझ आ गया होगा कि मैंने या रा ला वा और हा को सघोष के अंतर्गत रखा है और तीनों सा को मैंने अघोष के अंतर्गत रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। तो इतना आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो छत्र ज्ञा और स्रा होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि छत्र ज्ञा स्रा जो होते हैं वो दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी शब्दकोश में छा का स्थान जो है वो किस वर्ण के बाद आता है, या हिंदी शब्दकोश जो होती है यानी डिक्शनरी, जिसमें हम शब्दों को ढूंढते हैं हिंदी और अंग्रेजी में, तो जो हिंदी शब्दकोश होती है उसमें त्रा का स्थान किस वर्ण के बाद आता है, या जो ज्ञा होता है उसका स्थान हिंदी शब्दकोश में किस वर्ण के बाद आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में और इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो इस प्रकार से समझिए आप कि ये जो वर्ण है संयुक्त व्यंजन, ये जो वर्ण है किस प्रकार से इनको बांटा है। जैसे कि ये हमारा छा होता है वो किस किस से मिलकर बना है, ये दो व्यंजन वर्णों से मिलकर
बना है जो छा क्षत्रिय है हमारा, और ये एक संयुक्त व्यंजन वर्ण है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा हिंदी शब्दकोश वाला कि छा जो वर्ण है, ये वर्ण कि हिंदी डिक्शनरी में या हिंदी शब्दकोश में ये जो वर्ण है छा क्षत्रिय, ये किस वर्ण के बाद आता है? तो किस वर्ण के बाद आएगा? क वर्ण के बाद इसका शब्द हम ढूंढ सकते हैं हिंदी डिक्शनरी में, यानी हिंदी शब्दकोश में। जो छा वर्ण है इससे रिलेटेड यदि हमें कोई शब्द ढूंढना है तो हमें का वाली पंक्ति में जाना पड़ेगा। ठीक है, का और सा से मिलकर बनता है छा। इसी प्रकार त्रा किस किस से मिलकर बनता है? त्रा बनता है हमारा ता प्लस रा से मिलके त्रा बनता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये हमको पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इनसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि हिंदी डिक्शनरी में या हिंदी शब्दकोश में त्रा का स्थान किस वर्ण के बाद आता है, तो आपको ता वाली लाइन में जाना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार जो ज्ञा था वो ज्ञा वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? जा के बाद। जा प्लस यहाँ से मिलकर हमारा क्या बना था? जा प्लस यहाँ से मिलकर बना था हमारा ज्ञा। ठीक है, आया समझ में? इसी प्रकार जो स्रा है हमारा, स्रा वो किस किस से मिलकर बना है? सा प्लस रा से मिलकर बना है। तो इसका जब हम देखेंगे, इससे रिलेटेड कोई शब्द देखेंगे हिंदी शब्दकोश में, तो शा वाली लाइन में जाना पड़ेगा। आपको ये चारों समझ आए होंगे जो कि संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इतना आपको समझ आया होगा। तो इस प्रकार के से क्वेश्चन मैंने कुछ लिख रखे हैं कि जैसे एग्जाम में आपको पूछते हैं। ठीक है, कैसे? निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? तो अल्प प्राण मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण। इस प्रकार से पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पे अल्प प्राण पूछा है। इसी प्रकार यहाँ महाप्राण भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है या कौन सा नहीं है, या अल्प प्राण वर्ण कौन सा नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अल्प प्राण पूछा है तो का, खा, घा, ठा से कौन सा वर्ण है? का वर्ण है, यानी जो पहला वर्ण होता है। अल्प प्राण क्या बताया था? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। तो जो पहला वर्ण हो या फिर तीसरा वर्ण मिले हमें या फिर पांचवा वर्ण मिले तो वो हो जाएगा अल्प प्राण। और इसी प्रकार यदि महाप्राण पूछा होता तो दूसरा और चौथा। और इसी प्रकार अघोष और सघोष वर्ण से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने इनके बारे में डिस्कशन इतना विस्तार से किया हुआ है। ठीक है, निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा होता है? यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है बदल के कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा होता है या अघोष वर्ण कौन सा नहीं होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सघोष वर्ण कौन सा होता है? का, टा, धा और फा में से कौन सा वर्ण है? तो धा होता है हमारा, क्योंकि ये चौथे नंबर पे आता है। तो सघोष कौन से वर्ण होते हैं? जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, क्योंकि पहला और दूसरा कौन सा होता है? अघोष होता है। तो ये जो धा है हमारा, ये चौथे नंबर पे आता है। आया समझ में इतना? आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हुए हैं बीच में, टॉपिक के बीच में, इस प्रकार से यदि हमारा एक एक टॉपिक जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, मैं आपके लिए नए नए एमसीक्यूज, मतलब इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आऊँगी हर टॉपिक से रिलेटेड, ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस होती जाए। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ये आपको सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे किसके बारे में? कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है एक बिंदु, जो हमने पढ़ा था अंग पढ़ा था ये हमने, जो कि अयोगवा होते हैं, स्वरों में पढ़ा था। जो आ के ऊपर जो बिंदु लगा होता है, यानी शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगा होता है वो क्या होता है? हमारा अनुस्वार कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे? अनुस्वार कहते हैं। चंद्र बिंदु क्या होता है? चंद्र बिंदु चांद की तरह और एक बिंदु लगा होता है उसमें, ये होता है हमारा चंद्र बिंदु।
तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए यहाँ डिस्कशन इनका मैं आपके लिए करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अनुस्वार क्या होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। या कोई वर्ण दे देते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ण अनुस्वार है या निम्न में से कौन सा वर्ण चंद्र बिंदु है। तो अधिकतर चंद्र बिंदु का तो पता रहता है लोगों को, लेकिन अनुस्वार का बहुत कम किसी को पता होता है कि जो बिंदु होता है हमारा उसको ही अनुस्वार कहा जाता है। तो इससे इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए समझिए अनुस्वार और चंद्र बिंदु के बारे में। अनुस्वार जो होता है हमारा, ये एक प्रकार की बिंदु होती है जो कि किसकी जगह पर लगाई जाती है, जो हमारे नासिक के व्यंजन वर्ण होते हैं, जो मैंने आपको हर वर्ग के बाद बताए थे, जो वर्ग हमने पढ़े थे, ये वर्ग, ये जो पांचों वर्ण थे नासिक के व्यंजन जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, इनकी ध्वनि क्या होती है, नाक और मुख से निकलती है अधिकतर। तो जो नाक वाली जो ध्वनियाँ होती हैं, यानी ये जो पांचों पंचमा अक्षर हैं, पांचों वर्ण हैं, इन्हीं के स्थान पर क्या लगाया जाता है, अनुस्वार लगाया जाता है। और इन दोनों को आपस में बदला भी जा सकता है। जिस प्रकार से देखिए, जैसे कि मैंने शब्द लिखा दंत, ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप समझिए किस प्रकार से इन्हें आपस में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जो पंचमा अक्षर हैं और ये जो अनुस्वार है, पंचमा अक्षर यानी जिन्हें क्या बोलते हैं, अनुनासिक। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जो अनुनासिक होते हैं या नासिक के व्यंजन होते हैं कि जिनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है, उन्हें बोलते हैं अनुनासिक या नासिक के व्यंजन। ठीक है, हर वर्ग का पंचमा अक्षर। तो उनको और अनुस्वार को आपस में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी बदला जा सकता है एक दूसरे के स्थान पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है दंत। दंत में ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये किसका लगा हुआ है, अंग, यानी आ की जो ध्वनि है, आ जो वर्ण है उसका ये लगा हुआ है बिंदु। यदि हम इसको नासिक के व्यंजन में परिवर्तित करेंगे, नासिक व्यंजन वर्ण में, तो इस प्रकार से इसे लिखा जाएगा। यानी जो नासिक के व्यंजन वर्ण आ रहा है ना, ये इसकी ध्वनि है। यानी हमने ये जो अनुस्वार है इसको किस में परिवर्तित किया है, ना में। और यदि ये वर्ण ऐसे लिखा हुआ होता और हमें कहा जाता कि अनुस्वार में इसे परिवर्तित करना है, तो इसे हम इसी रूप में परिवर्तित कर देते। तो आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा अनुनासिक होता है और अनुस्वार होता है, उन दोनों को आपस में हम परिवर्तित कर सकते हैं। आया समझ में? ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर लगाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारा चंद्र बिंदु होता है, चंद्र बिंदु, ये लगता तो अनुनासिक की जगह पर ही है, यानी जो नासिक के व्यंजन होते हैं उन्हीं की जगह पर इसको लगाया जाता है, परंतु इसको आपस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से हमने अनुस्वार को आपस में परिवर्तित कर दिया कि इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है और नासिक यानी अनुनासिक रूप में भी इसे लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम चंद्र बिंदु को नहीं बदल सकते, जबकि इसका प्रयोग अनुनासिक की जगह पर ही किया जाता है। उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे हमने कोई शब्द लिखा आँख, तो इस पे ये क्या लगा हुआ है, ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है। लेकिन इसे यदि हम अनुनासिक में परिवर्तित करेंगे तो ये जो वर्ण है आँख, ये जो शब्द बना है ये पूरी तरह गलत शब्द है। इससे आपको समझ आया होगा कि ये जो शब्द है ये गलत है, यानी जो हमारा चंद्र बिंदु है उसे हम इसमें परिवर्तित नहीं कर सकते। किसमें? अनुनासिक में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो आपको समझ आया होगा कि भले ही ये जो चंद्र बिंदु है अनुनासिक के स्थान पर लगा हुआ है, यानी जो पंचमा अक्षर है, पांचों, हर वर्ग का पांचवा जो अक्षर है उसके स्थान पर ही इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों को आपस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आया इतना आपको समझ में? इसी प्रकार जैसे कि यही समझ लो शब्द दांत, दांत शब्द है, इसे हम परिवर्तित अनुनासिक में करना चाहेंगे तो दांत इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता। तो कहने का अर्थ है कि चंद्र बिंदु जो है वो नासिक या अनुनासिक में परिवर्तित नहीं हो सकता। ठीक है, आपको इतना समझ आया होगा। आगे पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं विसर्ग के बारे में। विसर्ग आप लोगों ने अधिकतर पढ़ा होगा, जो दो बिंदु होती हैं वो क्या होती हैं,
विसर्ग कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम? विसर्ग कहते हैं। जो हमने पढ़ा था अंग और आहा, इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवा। तो इसके बारे में तो मैंने आपको अनुस्वार पढ़ा दिया कि इसको अनुस्वार बोलते हैं इस बिंदु को, और इन दो बिंदुओं को जो पीछे लगती हैं आ के पीछे, जैसे आहा करते हैं इसका उच्चारण, उन्हें क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि हम कोई शब्द लिखें अताहा, ऐसे प्रयोग किया जाता है, एक साउंड निकलता है जैसे कि आहा करके पीछे, तो अतः इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। और संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग अधिकतर किया जाता है, जैसे कि प्रथमः, इस प्रकार से शब्द संस्कृत भाषा में विसर्ग का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। और हम जब संधि चैप्टर पढ़ेंगे, संधि वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें भी विसर्ग आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। तो आगे हम संधियों को भी आगे पढ़ेंगे विस्तार से। अभी मैंने आपको विसर्ग के बारे में थोड़ा समझा दिया है कि ये विसर्ग क्या होता है। आगे पढ़ते हैं हम आगत वर्ण। आगत वर्ण कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? ये 2 होते हैं आगत वर्ण। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अ, जिसे बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो अ होता है इसका उच्चारण स्थान आ और ओ के मध्य किया जाता है, यानी बीच में आ और ओ के मध्य इसका स्थान किया जाता है, यानी इसका उच्चारण इन दोनों के बीच से होकर गुजरता है। जैसे ओ, यानी आ भी आ रहा है और ओ भी आ रही है, तो ओ इस प्रकार का ये वर्ण होता है ओ। और ये जो वर्ण है ये किस भाषा से लिया गया है? ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया वर्ण है, जिसे ओ करके उच्चारित किया जाता है। इससे कौन कौन से शब्द हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं? जैसे कि डॉक्टर है, कॉलेज है और हॉकी, इस प्रकार के शब्द जो हैं, हॉल, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग इनसे किया जाता है। ये जो अंग्रेजी वर्ण है, अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ वर्ण है जो हिंदी में प्रयोग हो रहा है, और हिंदी के शब्दों के साथ इसे प्रयोग किया जाता है। तो आपको इतना समझ आया होगा कि ओ कौन सा वर्ण होता है। ये आगत वर्ण होते हैं, या आगत ध्वनियाँ जैसे कहें, और आगत स्वर भी इन्हें कह सकते हैं। दूसरा होता है हमारा नुक्ता वर्ण। नुक्ता वर्ण कौन से होते हैं? ये वे वर्ण होते हैं जो कि उर्दू भाषा से लिए गए हैं। कौन से वर्ण? जो कि उर्दू भाषा से लिए गए हैं, यानी अरबी फारसी से। तो वो कौन कौन से वर्ण होते हैं? ऐसे वर्ण जिनमें जो खड़ी पाई होती है उनके मध्य में एक बिंदु लगा होता है, जो कि उर्दू से लिए गए हैं, सामान्यतः समझ में आ जाते हैं। जैसे कि का के पास में जो खड़ी पाई है का की, उसके पास में जो बिंदु लगाया जाता है वही होता है नुक्ता वर्ण। तो कौन कौन से वर्ण उर्दू भाषा से लिए गए हैं? क, ख, ग, जा और फा। ये जो 5 वर्ण हैं ये उर्दू अरबी फारसी से लिए गए वर्ण हैं, और इन्हीं के साथ इस नुक्ता वर्ण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें नुक्ता वर्ण कहते हैं। क, ख, ग, जा और फा, इनका भी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा है। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं, समझिए किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में। कैसे? जैसे एक शब्द है गज और दूसरा शब्द है गज, ठीक है? तो इस जो जा है इसके नीचे यहाँ पे बिंदु नहीं लगा हुआ है नुक्ता वाला, और इस जा के नीचे नुक्ता का बिंदु लगा हुआ है। यानी ये जो 2 शब्द हैं देखने में तो ये एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। यानी ये जो पहला वाला शब्द है गज, इसका अर्थ होता है हाथी, और ये जो दूसरा है बिंदु वाला, इसका अर्थ होता है मापने की जो इकाई होती है गज। यानी इतने गज, जो जैसे जमीन नापते हैं इतने गज की जमीन, तो वो वर्ण होता है जा, नुक्ता वाला, ठीक है? तो ये जो अरबी फारसी से लिए गए वर्ण हैं ये 5 होते हैं, क, ख, ग, जा और फा। अधिकतर जो नाम बनाए गए हैं जैसे कि जारा, जरीन, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं या नाम होते हैं, तो उनमें किस वर्ण का प्रयोग होता है? जा, ये वाला नुक्ता वर्ण जो होता है ये प्रयोग होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कौन कौन से वर्ण होते हैं जो कि अरबी फारसी यानी उर्दू से लिए गए हैं, उन्हीं को हम नुक्ता वर्ण कहते हैं। आया इतना आपको समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
आगे रेफ बिंदु। रेफ बिंदु क्या होता है, इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। रेफ बिंदु का अर्थ होता है रा, रा से ही होता है रेफ बिंदु का अर्थ। यानी जो रा होता है हमारा, वो किसी भी शब्द या किसी भी वर्ण में जब मिल जाता है और अपना रूप परिवर्तित कर लेता है तो उसी को क्या कहते हैं, रेप बिंदु कहते हैं। समझिए कैसे होता है रेप बिंदु। यानी जो रा शब्द होता है, यदि इसकी शुरुआत रा से ही होती है, यानी कोई शब्द की जब शुरुआत होती है रा से, तो वो अपने वास्तविक रूप में आता है, जैसे कि रजनी या कोई भी अन्य शब्द लिखा। तो जो शब्द रा से शुरू हो रहे हैं तब तो यहाँ रा जो है वास्तविक स्वरूप में आएगा, अपने जो उसका स्वरूप है उसी स्वरूप में आएगा। परंतु रा के कुछ और अन्य रूप भी होते हैं जो कि वर्णों के साथ मिक्स हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं और अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, तब कहते हैं हम उन्हें रेफ बिंदु। तो वो कौन कौन से होते हैं, समझिए आप कौन कौन से होते हैं रा के और रूप। जैसे कि खड़ी पाई सिरोरेखा जो होती है, यानी जो ऊपर की रेखा होती है जिसे हम सिरोरेखा कहते हैं, उसके ऊपर लगाया जाता है रा, तो उसका स्वरूप ऐसा होता है। और खड़ी पाई के मध्य लगाया जाता है तो इस प्रकार से रा का स्वरूप होता है। और यदि किसी भी वर्ण के नीचे लगाया जाता है तो रा का स्वरूप इस प्रकार होता है। तो ये 3 प्रकार के रा होते हैं जो कि वर्णों के साथ मेल खाकर परिवर्तित हो जाते हैं। पहला है हमारा सिरोरेखा के ऊपर। सिरोरेखा के ऊपर इस रा का प्रयोग कब किया जाता है, तब किया जाता है जबकि रा की ध्वनि वर्ण के पहले सुनाई देती है। कब सुनाई देती है, वर्ण के पहले। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, शब्द है हमारा कर्म। कर्म यानी जो माँ है, माँ वर्ण है, इसके पहले रा की ध्वनि सुनाई आ रही है, कर्म। तो किस रा का प्रयोग किया जाएगा, ये जो सिरोरेखा के ऊपर वाला जो रा है उसका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं जबकि वर्ण के पहले रा की ध्वनि सुनाई देती है। आया आपको समझ में। कर्म, गर्म, नर्म, यानी इस प्रकार के रा का प्रयोग कब करेंगे हम, जब वर्ण के पहले रा की ध्वनि सुनाई आती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि शब्द है पर्वत, कुछ ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बाकी बा वर्ण के पहले इस रा की ध्वनि सुनाई आ रही है, जैसे कि पर्वत, बा से पहले, तब इस सिरोरेखा वाले रा का प्रयोग किया जाता है। आया इतना आपको समझ में। दूसरा है हमारा, दूसरा कौन सा होता है हमारा, दूसरा है खड़ी पाई के मध्य। खड़ी पाई के मध्य से क्या समझ में आया आपको कि ये जो सिरोरेखा के ऊपर वाला था, ये तो इसका स्वरूप ऐसा था इस रा का, और जो खड़ी पाई के मध्य वाला है इसका स्वरूप कैसा है, इस प्रकार का है। यानी जब वर्ण में खड़ी पाई होती है तब इस रा का प्रयोग किया जाता है। खड़ी पाई से क्या अर्थ है, खड़ी पाई तो इन वर्णों में भी थी खड़ी पाई, लेकिन इस रा का उच्चारण कब आ रहा था, इस माँ से पहले आ रहा था। यानी हर वर्ण के पहले जब रा का उच्चारण होता है, यानी रा की ध्वनि निकलती है, तब इस सिरोरेखा वाले रा का प्रयोग किया जाता है। परंतु खड़ी पाई के मध्य वाले रा का प्रयोग कब किया जाता है, जबकि वर्ण में खड़ी पाई भी होती है लेकिन वर्ण के उच्चारण में जो ध्वनि निकलती है वो वर्ण के बाद सुनाई देती है। इसमें पहले सुनाई आ रही थी रा की ध्वनि, इसमें बाद में सुनाई आएगी। जैसे कि शब्द है ग्रह, गा के बाद सुनाई आ रही है ग्रह, इस प्रकार का शब्द प्रथम, पा के बाद सुनाई दे रही है रा की ध्वनि, तो खड़ी पाई के मध्य लगाया जाएगा इस रा का। ठीक है, समझ में आया आपको कि ऐसे वर्ण या ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में वर्ण के बाद ध्वनि रा की सुनाई आती है, रा की ध्वनि सुनाई आती है, तब इस रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्रथम, ग्रह और बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें इस खड़ी पाई वाले रा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा होता है हमारा वर्ण के नीचे। वर्ण के नीचे रा का प्रयोग, वर्ण के नीचे किस प्रकार से किया जाता है, तब इस रा का प्रयोग करते हैं। कौन से रा का, इस रा का प्रयोग कब करते हैं हम, जबकि वर्ण में जो शब्द हम लिखेंगे वर्ण में खड़ी पाई नहीं होती है और उसकी ध्वनि जो रा की ध्वनि है वो वर्ण के बाद ही सुनाई आती है। यानी
है तो इसी के जैसा लगभग, लेकिन इसमें क्या हुआ था, वर्ण के बाद ध्वनि तो सुनाई आई थी, लेकिन इसमें खड़ी पाई रहती है, हर वर्ण में खड़ी पाई रहती है, तब ये रा लगता है। इसका स्वरूप ही ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि खड़ी पाई के साथ इसको प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जिस वर्ण के बाद रा की ध्वनि सुनाई देती है उस वर्ण में खड़ी पाई नहीं होती है, तब हम उस वर्ण के नीचे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए ड्रम, तो ये जो डा वर्ण है इसमें आपको खड़ी पाई कहीं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए हम इस रा का प्रयोग कर रहे हैं। यदि रा की ध्वनि वर्ण के बाद ही सुनाई दे रही है और इसमें खड़ी पाई होती तो हम इस वाले रा का प्रयोग करते। आपको आया समझ में? कुछ और शब्द होते हैं जैसे कि ट्रक, ट्रक होता है तो टा में भी खड़ी पाई नहीं है और वर्ण के बाद ही रा की ध्वनि सुनाई दे रही है, जैसे कि ट्रक, ड्रम, तो बाद में ही सुनाई आ रही है लेकिन इनमें खड़ी पाई नहीं है, इसलिए हम इस वाले रा का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि रा के कौन कौन से स्वरूप होते हैं और उनका किस किस प्रकार से हम उनका वर्गीकरण करते हैं, यानी उनका किस किस प्रकार से मतलब उनका शब्दों में स्वरूप उनका बदलता है और उनका प्रयोग किया जाता है। आपको इतना समझ में आया होगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हों, तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल के नए नए वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।